Yes, students, this is second part of our chapter, The Rise of Nationalism in Europe. The making of nationalism in Europe. Till mid of 19th century, Europe was under the control of autocratic monarchy. देखिए, टिल मिड 19th सेंचुरी तक 19वीं शताब्दी के मध्य तक जो यूरोप था वहाँ पे ऑटोक्रेटिक मोनार्ची मीन्स तानाशाही राजतंत्र का शासन था और वहाँ पे अलग अलग डाइवर्स पीपल रहते थे, विविधता वाले लोग भी वहाँ पे रहते थे, बट सोशली और पॉलिटिकली जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट ग्रुप था दैट वाज लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, जो कि भूमिजात अभिधारक वर्ग इसको बोला जाता है, भूमिजात अभिधारक वर्ग इसको बोला जाता है, वाज द डोमिनेंट क्लास, इसका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। और दिस पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, और ये जो लोग थे मीन्स अभिजात वर्ग के जो लोग थे ये फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। जब भी कोई इनका कोई कूटनीतिक उद्देश्य होता था उसको पूरा करने के लिए या हाई सोसाइटीज़ में उच्च वर्ग में अपना पोजीशन को दिखाने के लिए ये लोग जो ऑटोक्रेटिक थे, अभिजात वर्ग जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करता था। और डोमिनेंट ग्रुप वो स्मॉल, वैसे तो डोमिनेंट प्रभुत्व जो था इसी ग्रुप का था परंतु ये संख्या में कम थे, बट द मेजोरिटी वॉज ऑफ द पॉपुलेशन वॉज पीजेंट्री, और जनसंख्या का जो ज़्यादातर भाग था वो किसान वर्गों का समूह था। अब यहाँ पे क्या हुआ, विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म अ न्यू ग्रुप वॉज एमर्ज्ड, इट वॉज मिडिल क्लास ग्रुप। देखिए, अब इसी समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ जिसको उद्योगीकरण कहा जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीन्स होता है कि व्हेन मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज वर सेटअप, जब ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों का निर्माण किया गया तो इसी समय में एक मिडिल क्लास ग्रुप का एमर्ज हुआ, एक मध्य वर्ग का उदय हुआ। और ये जो मिडिल क्लास वर्ग था इनका क्या था, मतलब इसमें जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड जो लोग थे उनको शामिल किया जाता है। मतलब ये भी पूछा जा सकता है आपको मध्यवर्ती वर्ग में किसको शामिल किया जाता है, तो जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, एजुकेटेड जो लोग थे उनको मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। एंड दैट गेन द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फॉरवर्ड, और यही वो ग्रुप था जो कि राष्ट्रवाद के जो विचार था इसको आगे लेकर के गया। और इस ग्रुप का मेन मोटिव क्या था, द एम ऑफ एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, कि जो भी अभिजात वर्गों को विशेषाधिकार मिले हुए हैं, जन्म से संबंधित विशेषाधिकार मिले हुए हैं, उनको ख़त्म करना था। एंड यूनिटी अमंग द पीपल, और लोगों के बीच में एकता की भावना को पैदा करना था। उसके अलावा लिबरल नेशनलिज्म का मीन्स क्या होता है, उदारवादी राष्ट्रीयवाद। उदारवादी राष्ट्रीयवाद मीन्स एक ऐसा पॉलिसी जिसमें अलग अलग स्फेयर में इनकी डेफिनेशन जो है लिबरलिज्म की अलग अलग मानी जाती है। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्सन, जब हम एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो इट मीन्स दैट पीपल हैव ओ इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कि व्यक्ति जो है उसको कानून के सामने वो अपना समानता का अधिकार है उसको, और कानून के सामने सब समान है, समानता का अधिकार उनको दिया जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ लिबरलिज्म, और जब हम राजनीतिक रूप में इसके डेफिनेशन देते हैं तो इट मीन्स ये होता है कि गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट, कि सरकार का जो निर्माण किया जाएगा वो सभी लोगों की राय के हिसाब से उसको बनाया जाएगा, सभी लोगों की संतुष्टि के साथ सरकार का निर्माण किया जाएगा। और थर्ड जो इसका है वो आता है आपका इकोनॉमिकली स्फेयर में, कि आर्थिक क्षेत्र में जो लिबरलिज्म है इसका क्या मीनिंग है। आर्थिक क्षेत्र में इसका मीनिंग होता है कि ट्रेड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बैरियर्स, कि व्यापार जो है वो सभी प्रकार के जो प्रतिबंध हैं उनसे फ्री होना चाहिए। तो इसी टाइम में ये जो मिडिल क्लास वर्ग था इन्होंने 1834 में एक जोल्वेराइन नामक एक यूनियन क्लब का फॉर्मेशन किया, निर्माण किया, और इट वाज इनिशिएटेड ऑन द पर्शिया की शुरुआत पे इसको किया गया था। और इसका मेन मोटिव क्या था कि सभी प्रकार के, मतलब जोल्वेराइन जो था वो एक यूनियन, कस्टम यूनियन था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि सभी प्रकार के जो ट्रेड बैरियर है उनको ख़त्म करना। अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, कंजर्वेटिज्म का मीन्स होता है रूढ़िवाद, एक ऐसा फिलोसफी, एक ऐसा दर्शन जिसमें पुराने कस्टम को, उनके ट्रेडिशंस को उनमें बिलीव किया जाता है और जो भी काम किया जाता है उन्हीं के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 कंजर्वेटिव पावर्स चैलेंज द फोर्सेस ऑफ नेशनलिज्म एंड लिबर्टी। देखिए, जब नेपोलियन की वाटरलू के वॉर में हार होगी तो उसके बाद जो राष्ट्रवाद की और
आज़ादी की जो भावनाएं थी उन फोर्सेस को कंजर्वेटिव्स जो थे, रूढ़िवादी लोग जो थे, वो चुनौती देने लगे थे। अब कंजर्वेटिज्म होता क्या है? इट इज़ अ फिलोसफी विच emphasize द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कस्टम। एक ऐसा दर्शन होता है जो कि इम्पोर्टेंस देता है पुराने रीति रिवाजों को, संस्थाओं की स्थापना करने में और उनके जो रीति रिवाज हैं उनको। दे प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ये लोग डेवलपमेंट में तो विकास में तो ये लोग बिलीव करते हैं, चाहते हैं कि विकास हो, बट क्विक चेंज में ये लोग बिलीव नहीं करते। ये चाहते हैं कि जो विकास करना है वो धीरे धीरे किया जाना चाहिए। दे बिलीव्ड इन मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, अ डायनेमिक इकोनॉमी। और इन लोगों का ये विश्वास है कि जो भी आधुनिक आर्मी है उसमें इनका विश्वास है, और एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मीन्स एक निपुण नौकरशाही होनी चाहिए, और एक गतिशील आर्थिक व्यवस्था इनके पास होनी चाहिए। इन 1815 ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया डिफीटेड नेपोलियन एट वाटरलू। अब देखिए 1815 में नेपोलियन की हार हुई थी, जिसको ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन, पर्शिया, रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर के वाटरलू में इनको हरा दिया था। तो बाद में ये लोग वियना में मिले। वियना एक देश का नाम है यूरोप में ही, जहाँ पर जा कर के इनके बीच में एक ट्रीटी हुई जिसको वियना ट्रीटी कहा जाता है, वियना संधि इसको कहा जाता है। अब व्हाट वाज द मेन एम ऑफ वियना ट्रीटी? जो ये वियना ट्रीटी हुई, वियना की जो संधि हुई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, अनडू मोस्ट ऑफ द चेंजेस मेड बाय नेपोलियन। जितने भी नेपोलियन के द्वारा, नेपोलियनिक वॉर्स के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए थे, उन सब परिवर्तनों को ख़त्म करना था, जो भी परिवर्तन उसने किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द बुर्बो डायनेस्टी वॉज रिस्टोर। सबसे पहले तो जो नेपोलियन से पहले बुर्बो वंश का शासन था वहाँ पे, और उसको विकसित किया गया, दोबारा से उनको रिस्टोर किया गया। दूसरा, न्यू लॉज फॉर सेंसरशिप ऑफ प्रेस। प्रेस की सेंसरशिप के लिए नए नए कानून बनाए गए कि किस प्रकार से किसी भी सेंसरशिप को लगाना है। और स्प्रेसिंग ऑल लाइबरल एक्टिविटीज़, और जितनी भी उदारवादी एक्टिविटीज़ थी उनको रोकने के लिए नए नए कानून बनाए गए थे और उनको पूरी तरह से दबा दिया गया था।